आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर का। आईटीआई एग्ज़ाम जो होना है 2023 का, उसके जितने एमसीक्यू हैं लगभग 1500-1600 जो भी एमसीक्यू हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब कवर होंगे धीरे धीरे। तो उसी क्रम में हम आज शुरू कर रहे हैं। हमारी पहली क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर। आईटीआई एग्ज़ाम 2023 में जो होने हैं उसी का क्लास है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। हर एक आदमी की अपनी एक व्यक्तिगत पहचान होती है। जैसे मेरा नाम प्रवीण है, किसी का नाम अभिषेक है, तो भीड़ में भी हम अभिषेक बुलाएंगे तो अभिषेक बोल देगा, प्रवीण को बुलाएंगे तो प्रवीण बोल देगा, या किसी और अपने मित्र को बुलाएंगे तो बोल देगा। हर एक चीज़ की अपनी पहचान होती है। तो इसका अर्थ इस क्वेश्चन का उसी तरीके से है कि इसकी एक क्या पहचान है। जैसे इस सिंबल को हमने देखा है बेसिकली मेडिकल के जो फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं वहाँ पे लगा हुआ होता है, या घरों में जैसे हमारे डिब्बे होते हैं, हल्दी का डिब्बा अलग होता है, मिर्च का डिब्बा अलग होता है। तीनों बनावट में सेम होते हैं, लेकिन हम लोग जान जाते हैं कि ये वाला हल्दी का डिब्बा है, क्योंकि हम लोग हो सकता है उसमें हल्दी लिख दिए हों या उसमें कुछ कलर लगा हो कि हम पहचान जाए ये हमारा हल्दी का डिब्बा है। तो उसी प्रकार हमारे सेफ्टी साइन का विशेष कोई मतलब सिर्फ इतना है पहचान के लिए। सेफ्टी साइन का मतलब होता है, साइन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। और जो हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि सेफ्टी साइन है कैसे याद करें, कैसे, कुछ भी नहीं करना है। उसको सिर्फ हमें पहचान के लिए एक नाम देना है कि किस तरीके से हम इस सिंबल से इसको पहचान सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। इस सेफ्टी साइन का नाम क्या है। तो इस सेफ्टी साइन का नाम है इन्फॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। ये किसकी सूचना देता है। ये मेडिकल में जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता है घर में रखा होता है ट्रीटमेंट के लिए, किसी को चोट लग जाती है तो उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में ज़्यादातर यूज होता है, उसमें बना होता है ऐसे इसी प्रकार का सिंबल। इसकी जो सरफेस होती है, अब इस क्वेश्चन के साथ हम 3-4 क्वेश्चन कवर करेंगे। हमारी जो होगा इस क्वेश्चन के साथ हम 3-4 क्वेश्चन कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे, देखिए पहले चीज़ ये हमारा कौन सा हुआ, इन्फॉर्मेटिव साइन, ये हम जान गए। ये हमारा क्या हुआ, इन्फॉर्मेटिव साइन। अब इसी क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कैसे बनने वाले हैं, जैसे कि इसका बैक सरफेस किस कलर का होता है। तो बैक सरफेस मित्रों ग्रीन कलर का होता है। सिंबल किस तरीके का होता है, सिंबल ये वाइट होता है। ये सिंबल हमारा वाइट होता है, सरफेस इसकी ग्रीन होती है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता है कि जो हमारा इन्फॉर्मेटिव साइन है उसकी बैक सरफेस किस कलर की होती है, या उसका सिंबल किस कलर का होता है। तो इस क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो गए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। ये सेफ्टी साइन इन्फॉर्मेटिव साइन है, इसकी बैक सरफेस ग्रीन कलर की होती है और इसका जो सिंबल है वो वाइट कलर का होता है। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अग्निशमन क्या है। व्हाट इज द समथिंग इन एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर। अग्निशमन क्या है। अग्निशमन एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग आग पर नियंत्रण पाते हैं। अब हम लोग आग पर नियंत्रण पाते हैं, चलिए ठीक है। तो अग्निशमन क्या है उसके बारे में बताना है। हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर केयरफुली उसके आंसर पढ़ेंगे। देखिए पहला आंसर दिया है एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू दी फायर। अग्नि में ईंधन को मिलाना, अग्नि से ईंधन को अलग करना दूसरे में बोला है। तीसरे में बोला है यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सैद्धांतिक तरीके से चालू करने वाले हैं। हम लोग का सैद्धांतिक तरीका क्या होगा भाई, आग जो है हमारी 3 चीज़ों से बनती है। पहला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होना चाहिए, ताप होना चाहिए, हीट जिसे बोलते हैं, और फ्यूल होना चाहिए। तब यहां पे क्या बनेगा, फायर। ऑक्सीजन, फायर, कब ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल 3 चीज़ जब होगा तब हमारी फायर कंप्लीट होगी। तो अगर हम ये मतलब इस डायग्राम को बनाने के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें आग जलाने के लिए या आग को कंटिन्यू रखने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना अति आवश्यक है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा फ्यूल, तीसरा हीट। इन तीनों में से किसी एक को हम कम कर दें, इन तीनों में से यदि किसी एक को हम हटा दें,
कैसे हटाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि वहाँ का टेम्परेचर हम ख़त्म कर दें, यदि वहाँ की ऑक्सीजन हम ख़त्म कर दें, यदि वहाँ का हम फ्यूल ख़त्म कर दें। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या ख़त्म करने के लिए बोला है, देखिए किसी क्वेश्चन में ख़त्म करने की बात नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोला है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, साफ साफ दिया है। अब इस डायग्राम को देखने के बाद इस क्वेश्चन का सलूशन हमें मिल गया। क्या मिला कि आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, इसको हमने अलग कर दिया। अग्नि पर नियंत्रण, अग्नि पर हमें कंट्रोलिंग मिल गई, नियंत्रण मिल गया। अग्नि का समन क्या है, तो अग्नि का समन एक प्रकार से ये है, जो हमारे पास तीन कारक हैं, हीट, ईंधन और ऑक्सीजन, ताप, ऑक्सीजन और ईंधन, इनमें से किसी एक को कम कर दें तो हमें आग पर समन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अग्नि समन पूछा है तो इसमें ऑप्शन में जो दिया है इन दोनों का चर्चा नहीं किया, हटाने की बात नहीं की। यहाँ पे तापमान बोला है कम करने के लिए, कम नहीं करना, यहाँ पे खत्म करना है, आपूर्ति को अलग करना है। यहाँ पे इन्होंने आपूर्ति को अलग कर दिया, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर, दूसरे का डी नंबर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फिजिकल हजार्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। भौतिक चीज़ें हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, भौतिक का मतलब होता है जिन घटनाओं को हम महसूस कर सकें, भौतिक का मतलब होता है जिन घटनाओं को हम महसूस करते हैं। अगर हमें चोट लगती है, हमारे शरीर से ब्लड निकलता है, हमें दर्द होता है, तो इसको हम महसूस कर रहे हैं, फिजिकली देख रहे हैं। या हमारे सामने किसी को चोट लगती है, उसको भी हम देख रहे हैं। तो फिजिकली चीज़ें वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हम फिजिकल बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन जिन चीज़ों को हम महसूस नहीं कर सकते तो उनको हम फिजिकल नहीं बोलते। पहली चीज़, यहाँ से ये क्वेश्चन का एक काफ़ी हद तक आंसर हो गया। व्हिच इज द फिजिकल हजार्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। भौतिक हानि, धूम्रपान बोला है, दूसरे में बोला है वाइब्रेशन, तीसरे में बोला है कोराइसिव, और क्या बोलते हैं कोर्सिव, क्षरण का, और ये बोलता है रेडियो एक्टिव सक्रियता। अब देखिए चारों क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, सर कह दें इसको तो हम सबको देख रहे हो लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे हो। अब जब वाइब्रेशन होगा, घर में जैसे भूकंप आया तो हिलोगे, तुम्हें डर लगेगा, कह रहे भागोगे बाहर की वजह, कुछ भी करोगे, वो तुम्हारी कंडीशन है, कैसे रहते हो। तो इसको आपने क्या किया, महसूस किया। लेकिन धूम्रपान को आप महसूस नहीं कर सकते जब तक आप स्मोकिंग करते हैं। यदि सिगरेट पीते हैं, वैसे पीना नहीं चाहिए किसी को, यदि आप धूम्रपान करते हैं तभी आप महसूस कर पाएंगे। अब आप तो धूम्रपान करते नहीं, आप तो पढ़ने लिखने वाले हैं, तो धूम्रपान हम कर नहीं रहे तो इसको कैसे जान पाएंगे। तो इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद लीकेज, कोर्सिव जो दिया है लीकेज बेसिकली मशीनों में होता है, या लीकेज का मतलब लॉसेस समझ लें हम, क्षरण बोला है। जैसे किसी मशीन को दिया गया इनपुट 5 एम्पियर है, आउटपुट में हमें 5 एम्पियर नहीं मिल रहा है, कुछ लॉसेस हो जा रहे हैं, 4 एम्पियर 3 एम्पियर मिल रहा है। तो जो 4 एम्पियर 3 एम्पियर मिल रहा है, तो बीच में जो 2 एम्पियर 1 एम्पियर गैप हो रहा है, तो उसको लॉसेस बोल सकते हैं। उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। तो लीकेज हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम पानी की बोतल में पानी भर दें, उसके बाद पानी निकाल दें, तो उसमें कुछ बूंदे 2 4 10 बूंदे बोतल में चिपकी रहेंगी, तो उतना पानी वापस हमें नहीं मिलेगा जितना हमने बोतल में इन किया था। तो उसी को हम लीकेज बोलते हैं। अब लीकेज को हम महसूस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ देख रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं कि हाँ लीकेज हुआ, लॉसेस हुआ, लेकिन हम जान नहीं सकते। अब रेडियो एक्टिव सक्रियता, इसको भी हम जो है खुद से महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर नहीं कर सकते हैं। फिजिकल बोला है, क्या बोला है, फिजिकल। तो इस प्रकार सबसे जो बेस्ट आंसर इसका हमें दिख रहा है वाइब्रेशन। यदि वाइब्रेट, जैसे हमारा फोन हमारे जेब में है, अब वो वाइब्रेट किया तो हमें तुरंत पता चला किसी का रिंग आ रहा है। तो इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया व्हिच इज द फिजिकल हजार्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो भौतिक हानि हमारी क्या है, वाइब्रेशन। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है व्हिच इज द फिजिकल हजार्ड, वाइब्रेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्मेंस यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया फिर से निकल के। अभी तो हमने अग्निशमन के बारे में पूरा पढ़ा है, अब ये पूछ रहा जो अग्निशमन यंत्र होता है उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। वैसे बेसिकली आज के जो अग्निशमन यंत्र आ रहे हो 5 स्टेप में ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन जो इतने भी अभी हम NSQ लेवल 5 पढ़ रहे हैं, हमारा जितना नीमी का पैटर्न है NSQ लेवल 5 अभी ITI में अप्लाई है, तो हम उसी की चर्चा करेंगे। पूछा है व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है।
चलिए ठीक है, इस पर भी चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी आपको एक हम हिंट दे देते हैं, इसकी हिंट आपको जो बहुत काम आएगी। ऐसे तो आप कहेंगे सर खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना, खींचना, निशान लगाना, बेसिकली खींचना सब में मिलेगा। खींचना खैर नहीं दिया है, धकेलना और धकेलना, चलिए ठीक है। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी आपको याद रखनी है। पास, पास, क्या बोले? पास। पास ट्रिक आप याद रखेंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे। हिंदी पढ़ने वालों के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़े जो टेक्निकल चीज़ें हैं अगर इनको इंग्लिश में देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगी। मैंने पास लिख दिया, एक ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पास का मतलब, पहले पास का मतलब क्या है? पास में पी का मतलब पुल, और उसके बाद ए का मतलब क्या है? एम। फिर तीसरे का मतलब क्या है? स्क्वीज। फिर क्या है? स्वीप। ठीक, अब देखते हैं ये सीक्वेंस कहाँ फॉलो हो रहा। पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप, चौथे का ए नंबर। मैंने एक ट्रिक बताई आपको पास, इस ट्रिक के चलते आप इस क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। पुल, एम, स्क्वीज, पहले जो हमारा अग्निशमक यंत्र है उसको खींचेंगे, फिर निशान लगाएंगे, दबाएंगे और घुमाएंगे। पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रिफर स्टैंडर्डाइजेशन। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? ठीक है, अब चलिए देखते हैं 5S संकल्पना हमारी होती क्या है। 4S, 5S। 4S, 5S बेसिकली एक जो कंपनी होते हैं या हमारे कॉलेज होते हैं वहाँ पे कार्य करने की एक नियमावली कह सकते हैं, या एक सलूशन, मतलब कि किस वे में काम करें तो हमारा काम सही से हो और कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए हमने क्या कर बनाई? 5S संकल्पना बताई। तो 5S संकल्पना का आप देखते हैं कि 4 स्टेप, 5 स्टेप हैं, ये होते कौन कौन से हैं। चलिए उन चारों पांचों स्टेप के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा 5S का होता है, 5 स्टेप हैं। तो मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन करने के साथ साथ हम 4 से 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपके 14 क्वेश्चन इसमें हम कवर करने वाले हैं। 14 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन आपके 35 से 37 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं 5S होते कौन कौन से हैं और किस प्रकार होते हैं। तो पहला S जो बोलता है वो कहता है सॉर्ट। दूसरा S कहता है सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर। तीसरा S क्या बोलता है? साइन। चौथा S क्या बोलता है? ये आ गया हमारा, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए इस क्वेश्चन का हम सलूशन खोज रहे थे, ये आ गया स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद अब पांचवा क्या बचा हमारा? सस्टेन। ये हमारे 5 स्टेप हो गए। तो हम जो बेसिकली काम करते हैं सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन। ठीक, तो हमारा जो चौथा स्टेप है उसमें पूछा था कि हमारा ये वाला कौन सा स्टेप है। तो चौथा स्टेप ये बताता है स्टैंडर्डाइजेशन का जो हमारा स्टेप कौन सा है? चौथा। तो ये हमें आंसर यहाँ से मिल गया। क्वेश्चन पूछा है 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो हम बताएंगे कि चौथा चरण इसको इंगित करता है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 6वां क्वेश्चन बोल रहा है कौन से प्लायर का उपयोग करके हुक और लूप बनाने में, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। 6वां क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि किस प्लायर का उपयोग हम हुक और लूप बनाने में करते हैं। फ्लैट नोच प्लायर, लॉन्ग नोच प्लायर, राउंड नोच प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर।
इनमें से किसका प्रयोग हम करते हैं? कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? छठवें क्वेश्चन में तो हम क्या बताएंगे? देखिए बेसिकली जो हमारा प्लायर होता है इसका आंसर सही है राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर हमारा इस प्रकार का बनता है कुछ, अब यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना पाऊंगा पर ऐसे कुछ बनता है, कोशिश करिएगा मैं समझने की। ऐसे बनता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो बताने के लिए इसको हैंडल बोलते हैं। हैंडल वो भी इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड हैंडल बोल सकते हैं, इंसुलेटेड हैंडल। और ये हमारा है, यहीं से इसका नाम डिसाइड होता है राउंड नोज प्लायर। तो इसका हमारा कौन सा आंसर सही होगा? छठवें का सी। अब चलते हैं हम अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। पिंसर का उपयोग क्या है? जो हमारा पिंसर है इसका उपयोग क्या होता है? पिंसर एक उसके नाम से ही आपको सेंस निकल रहा होगा, पिन निकल रहा कि नहीं निकल रहा। देखिए मैं क्वेश्चन बताऊंगा, हिंट भी दूंगा, ट्रिक भी दूंगा समझने के लिए। उसके नाम में लिखा है पिंसर और उसमें पहले 3 कैरेक्टर क्या है? पिन। तो ये जान लीजिए कभी कभी प्रश्न में ही आंसर छिपा होता है। पिंसर अब बोल रहा है पिंसर, भाई जो लकड़ी को काटता है उसे क्या बोलते हैं? आरी। आप तुरंत जान गए क्योंकि आपने देखा है। लेकिन आरी में पीछे जो हथौड़ा वो क्या बोलते हैं उसका हैंडल लगा होता है वो किसका बना होता है? आप उसको भी जान जाएंगे क्योंकि देखे हैं। तो उसी प्रकार मैं ये बता रहा हूँ, आप पिन देखे हैं और पिन सभी लोग घर में होती हैं, दीवार पे ठोकते हैं या पतली पिन होती, सबका अलग अलग गेज होता है, खैर उसका मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन पिन आप जानते हैं। और यहाँ पे आपको बोल रहा है पिन, लकड़ी में पिन तथा कीले निकालने में, और पिंसर का हिंदी नाम होता ही है यही। तो हमारा इसका आंसर सीधे सीधे यहीं से निकल आया कि लकड़ी में पिन तथा कीले निकालने के काम में प्रयोग आने वाले उपकरण को हम पिंसर बोलते हैं। हमारा यहाँ से 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सड़क का सुरक्षा चिन्ह, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? अच्छा ये भी एक प्रकार का सिंबल है। चलिए ठीक है देखते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए कि क्या दिया है? आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, निषेधक चिन्ह। निषेधात्मक बोलते इसे, थोड़ा यहाँ पे वो दिया हुआ है, खैर निमी वाला हिंदी कैसे क्या होता है, निषेधक चिन्ह ये बोला हुआ है। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन? आप लोग भी देखिए, मैं आप लोग को समय दे रहा हूँ, माइंड करिए, उसके बाद मैं तो इसका उत्तर देने के लिए खड़ा हुई हूँ। 8वें नंबर को देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। तो चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ इसका, ये एक मैंडेटरी साइन है, ये भी एक प्रकार का सिंबल है। जैसे मैंने पहले चर्चा करी थी, अभी शुरुआत में एक सिंबल लेके आया था कि सिंबल का बेसिकली उद्देश्य क्या है? सिंबल का बेसिकली उद्देश्य होता है कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। कोई चीज़ कहीं पे रखी है तो मैं उसको देखकर ही जान जाऊँ कि इसके अंदर क्या है। ठीक, तो हमारा सिंबल का बेसिक मतलब सिर्फ इतना सा ही होता है कि क्या है। चलिए उसके बाद मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पीछे वार्निंग साइन। अच्छा, वार्निंग साइन आपके होते कैसे हैं? वार्निंग साइन इस तरीके बना होता है कुछ, और ये येलो कलर का होता है। येलो कलर में कौन सा कलर होता है? पीला कलर, इसका पीला। आकृति इसकी होती है त्रिकोणीय, डायगोनल बोल सकते हो। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके कवर हो गए। इसका बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो पीला होगा, सिंबल जिसको होगा वो कौन सा कलर में होगा? क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर में होगा, लेकिन जो इसका बैकग्राउंड है वो पीले कलर में होगा। ठीक है, आकृति इसकी डायगोनल होगी, त्रिकोणीय होगी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गया।
उसके बाद विद्युत उपकरणों में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। भाई हम ये जानते हैं कि हमारी जो आग बुझाने के तरीके, आग कितने प्रकार से लगने के तरीके और कौन कौन से यंत्र से किस प्रकार की आग बुझाई जाती है, जब हम ट्रेड थ्योरी शुरू करेंगे तो वहाँ पे डीप में चर्चा करेंगे इन सब चीज़ों की। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा ना खींचते हुए हम सिर्फ बताते हैं कि जो हमारी आग होती है उसके क्लास होते हैं अलग अलग, ए बी सी डी। अब आपने 4 प्रकार के आग पढ़े हुए हैं कि मतलब 4 प्रकार क्लासिफाइड किया जाता है, लेकिन जो नया पैटर्न आ रहा है धीरे धीरे उसमें क्लास और बढ़ाए गए हैं। एक क्लास है के, एक क्लास है एफ। इसको तो अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई नहीं बताएगा। तो हमारे जो आग के नए क्लास बेसिकली 4 हमने पढ़े हैं, लेकिन इस समय क्लास हमारे कितने हैं आज की डेट में 6 हैं, के और एफ। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, इसके लिए हम देखेंगे फोम टाइप, गैस कार्टिज टाइप, संग्रहित दबाव प्रकार, स्टोर्ड प्रेशर टाइप। नहीं, इसमें हमारा हैलोन टाइप, जो कि ये डी वाले में आते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अपशिष्ट निपदान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट। अपशिष्ट निपटान विधि, अपशिष्ट निपदान का मतलब ये होता है जैसे हमारे घरों में कोई वेस्टेज होता है, गोबर, सब्जी या पुराना कुछ मटेरियल है, तो उनको हम किस तरीके से वापस यूज में ले सकते हैं। तो इसके लिए एक साइकिल भी होता है, मैं इस साइकिल की भी चर्चा करूंगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जब एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में 3 से 4 क्वेश्चन का सलूशन देता हुआ चलूंगा। तो संकल्पना है जो हमारी बुकों में दिया हुआ 3R और 4R की। जो हमारी निमी बुक है वो 3R बोलती है, लेकिन अब आजकल 4R आ चुका है। हम दोनों को देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, 3R हमारा क्या कहता है, चलो 3R क्या कहता है देखते हैं। 3R हमारा जो है, अभी इसको हम इरेज कर देते हैं कुछ देर के लिए, सिर्फ बात करते हैं पहले 3R की। थ्री आर में जो पहला है हमारा 1 2 3। अब हम 3R में जो पहला है हमारा वो क्या है, रिड्यूस। पहला हमारा कौन सा स्टेप हो गया, रिड्यूस। दूसरा स्टेप हो गया रीयूज, और तीसरा स्टेप हमारा हो गया रिसाइकल। ये तो हमारा 3R संकल्पना हो गई। लेकिन अगर 4R संकल्पना की बात करेंगे हम, फोर आर संकल्पना देखेंगे तो वहां पे रिड्यूस होगा, रीयूज होगा और रिसाइकल होगा। एक स्टेप और बढ़ जाएगा। उस स्टेप को, यही चीज हम जानने आए हैं कि वो स्टेप कौन सा है। यहाँ पे रीस्टोर। तो हमने ये देखा कि हमारे जो 3R और 4R है बेसिकली, अब हम इनको तीनों को दोनों को जान गए। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा कि 3R में पहला R क्या है या 4R में लास्ट R से क्या रिप्रेजेंट होता है, तो आप बता दोगे कि रिस्टोर होता है। 1 2 4, ठीक है। तो इस प्रकार क्या पूछा है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। आप देखिए, गर्मी पैदा करने की बात पूछा है इसने, कौन सी है, गर्मी पैदा करने वाली। तो मैंने यहाँ पे आपको अपशिष्ट निपटान विधि बताया है, साथ में अपशिष्ट निपटान की जो साइकिल है वो भी बता दिया है।
इस साइकिल का यूज करके आप अपशिष्ट निपदान विधि को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गर्मी पैदा करने की बात बोल रहा है, हीट की बात कर रहा है वो, हीट। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है बनेगा, हीट के लिए भस्मीकरण, क्योंकि भस्मीकरण से ही हीट मिल सकती है जो गर्मी पैदा करती है। और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए और एक चौथा क्वेश्चन ये बता दिए कि ये टॉपिक कहाँ से रिलेटेड है। तो अगर आप चाहेंगे तो आपके 14 क्वेश्चन में 15-20 और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझेंगे तब दोनों तरीके से। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा हो सकता है कि हिंदी उतनी शुद्ध ना बोले, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी जो इस प्रकार रहती है इसका हिंदी बहुत थोड़ा कठिन टाइप रहता है। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई, पीईपी की फुल फॉर्म तो खैर ऊपर दिया ही है, बताना क्या। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ लेता है पीपीई का फुल फॉर्म बताइए। अच्छा, पीपीई के जो स्टेप हैं मैं अगली उसमें बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। पीपीई अगर कहीं पे पीपीई लिखा है और पूछ दे कि क्या होता है इसके अंदर, तो बता दें जितनी भी हमारी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो सब पीपीई किट के अंतर्गत आते हैं। यदि कहीं पीपीई 1, पीपीई 2 ऐसे कुछ लिख दे तो ये इसके अलग अलग क्लास हैं, पीपीई 1, 2 लगभग 8-10 क्लास हैं, शायद 8 हैं, तो उनको सबको अलग अलग हमें पढ़ना होता है। फिर ये मत बताना कि पीपीई 1 में ये आता है, किसी में हैंड उपकरण आते हैं, किसी में माउस के उपकरण आते हैं, किसी में फुट के उपकरण आते हैं, सबके अपने अलग अलग क्लास है। लेकिन हाँ, सभी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। यदि केवल पीपीई पूछे उसके अंतर्गत क्या आता है तो आप बताओगे ऐसे सारे इक्विपमेंट जो हमें प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं और वो सब पीपीई के अंतर्गत आते हैं। यदि पूछ ले पीपीई 1, पीपीई 2 तो उसको फिर आपको बताना होगा पीपीई 1 में ये आते हैं, पीपीई 2 में ये आते हैं, उसका अलग अलग मैं जब थ्योरी पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर कवर कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे पूछा है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है एप्रन, चश्मा, कान कवच, नाक कवच। हमें पता है मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे कि चश्मा, गूगल। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है, लेकिन मैं बता दूं धुएं से आँखों को तो नुकसान होता है, बिल्कुल सही है, आँख ऐसे हो जाता है, बिल्कुल दर्द होने लगता है। धुएं से नुकसान सबसे ज़्यादा जानते हो किसको होता है, हमारे फेफड़ों को होता है। वो जो हमें दिखता नहीं है, हमें तो लगा आँख बहुत धुआं है, आँख भी नहीं खुल पा रही, आँख का नुकसान होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा, भाई क्वेश्चन में सही तो है लेकिन सबसे ज़्यादा सही कौन है ये खोजना में महत्वपूर्ण होता है। तो किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है धुएं से सुरक्षा के लिए। अच्छा, धुएं से सुरक्षा के लिए हमने क्या बताया कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तो है, गोगल्स भी है, नोज में प्रदूषण तो हर तरीके से जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे कर रहा है हमें वो देखना है। तो ठीक है, इसके लिए हम आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा कौन है जो ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर के अंदर जाएगा, नाक कवच, नोज मास्क। तो सबसे ज़्यादा जो हमें अगर माइंड कर रहा है तो इस समय नाक कवच, हमें भले दिखता नहीं है सही, उसके लिए अगर ये ना दिया होता यहाँ पे तो ये सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नोज मास्क सही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, BIS का पूर्ण रूप क्या है। BIS का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। खैर देखिए, किसी भी चीज़ का अपना एक हॉलमार्क होता है। यदि वो कानूनी तरीके से है, देश में वैध है, लीगल तरीके से कोई कंपनी चल रही, या ये पानी जो बिकता है रेलवे में मिलता है, बिस्लरी बोतल और कौन कौन से वेदिका, कई कंपनियां आ रही हैं अलग अलग, सब अपना बेचती हैं, इनका सबका हॉल मार्क होता है। कोई ISO से प्रमाणित होता है, कोई BIS से प्रमाणित होता है। इलेक्ट्रिकल में जितने हमारे सिंबल वगैरह हैं और जो इंस्ट्रूमेंट हैं, मोटर वगैरह हैं, उनकी जो नेम प्लेट होती है वहाँ पे सब लिखा रहता है, इनकी स्पेसिफिक रेटिंग BIS से तय की गई है, इनका सिंबल ये है। तो कहने का मतलब एक हॉल मार्क मिलता है, एक GI टैग मिलता है। अभी हम जो है फतेहपुर ज़िले के हैं तो वहाँ पे जो है कुछ खाने पीने की चीज़ों में उनको GI टैग मिला हुआ है, ग्राफिकल इंडिकेशंस बोलते हैं। तो अपनी एक पहचान होती है, जैसे मेरा है या किसी का है, किसी का नाम दे दिया गया कि उसका नाम सुमित है या उसका नाम अमन है, तो अब इतनी भीड़ में सुमित बुलाओगे तो सुमित बोल देगा, ऐसे बुलाओगे सुनो जी तो कोई नहीं सुनेगा। एक प्रकार से कहने का मतलब सबका अपना स्टैंडर्ड होता है। तो वही चीज़ है BIS, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड
इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कहीं पे दिया होगा ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ, नहीं यहाँ पे ये दिया है, बी नंबर सही होगा इसका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का पूर्ण रूप क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उसके बाद भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? अब इसको हमें नहीं लगता कि आप लोग को ज़्यादा बताना पड़ेगा, खैर आप लोग जानकार हैं, काफ़ी पढ़ रहे हैं तो सब बराबर देख ही रहे होंगे कि जब कोई लोड होता है, वैसे कंपनियों में कई जगह भी नियम होता है कि 10 किलो से यदि अधिक वेट है तो आदमी नहीं उठाएगा, 10 kg से कम है तो आदमी उठा सकता है, यदि 10 kg से ऊपर है तो जब आदमी नहीं उठाएगा तो कोई मशीन उठाएगी। अब लोड उठाने वाली मशीन हम लोग जान ही रहे हैं, क्रेन होती है ना, देखे होंगे आपने। चलिए ठीक है, तो कहीं पे क्रेन दिया है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? विंच पद्धति, क्रेन एंड स्लिंग, लेयर्स एंड रोलर्स, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म्स। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, खैर तो हम लोड किससे उठाते हैं? ये रही हमारी आज की क्लास। आज हमने जो है 14 क्वेश्चन किए। 14 क्वेश्चन के साथ साथ हमने उन क्वेश्चन से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी जाना। और फिर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। 14 के बाद 15वां क्वेश्चन जो भी होगा या 16वां जो भी होगा स्लाइड, उसी को मैं लेकर जल्द ही आपके सामने आऊँगा सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। आप लोग पढ़िए और कोई दिक्कत डाउट हो तो बिल्कुल निसंकोच पूछिए।